Assalamu alaikum students. I am your teacher Dr. Sabah Sana and welcome to all of you in practical class of Fundamentals of Microbiology. तो आज की क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है बैक्टीरियल काउंट और डिफरेंट मेथड्स हैं। तो हम जो आज मेथड डिस्कस करेंगे वो है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट। तो स्टार्ट करने से पहले आप में से कोई मुझे बताएगा कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको? ओके, ठीक आ रही है, वेरी गुड। तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है बैक्टीरियल काउंट्स में बैक्टीरियल काउंट, ये काफ़ी मेथड्स होते हैं इसके बैक्टीरिया को काउंट करने के। हम किसी भी सैंपल के अंदर बैक्टीरिया का नंबर जो है वो काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कितने बैक्टीरिया हैं हर एक ग्राम ऑफ सैंपल में। हर पर ग्राम ऑफ सैंपल हम नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो बता सकते हैं। तो वो सैंपल कोई भी हो सकता है, जैसे वो कोई फूड सैंपल हो सकता है जिसमें मिल्क है, वाटर सैंपल हो सकते हैं, जूस हो सकता है, आप जो बर्गर खाते हैं, जो पिज़्ज़ा खाते हैं, आप जो फर्मेंटेड फूड खाते हैं, जो केन फूड खाते हैं, जो आप रॉ चीज़ें यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर आप बैक्टीरिया का नंबर काउंट कर सकते हैं। ना सिर्फ बैक्टीरिया बल्कि आप इसमें फंजाई का नंबर भी काउंट कर सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर काउंट कर सकते हैं। काउंट का फ़ायदा क्या है, क्यों हम किसी भी चीज़ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर काउंट करें? और ये जो काउंट करते हैं ये हम बताते हैं कि इतने नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं, नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर ml। अगर वो लिक्विड है जैसे मिल्क हो गया, जूस हो गया, वाटर हो गया, उसमें पर ml हम ये रिजल्ट बताते हैं कि हर एक ml में कितने बैक्टीरिया हैं। और अगर वो सॉलिड फूड है तो फिर हम पर ग्राम बताते हैं कि इतने नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ सेल्स हैं पर ग्राम। नंबर ऑफ सेल्स भी बता सकते हैं। फिर हम ये भी दूसरे लफ्ज़ों में भी बता सकते हैं कॉलोनी फार्मिंग यूनिट्स पर ml या पर ग्राम। फिर हम ये भी बता सकते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी पर ml या फिर पर ग्राम। तो ये नंबर ऑफ सेल्स, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट्स, ऑप्टिकल डेंसिटी, ये क्या चीज़ें हैं? ये हमारे पास आएंगी जब हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करेंगे सेल्स को काउंट करने के। ये नंबर ऑफ सेल्स, ये यूनिट्स बता रहे हैं कि पर ग्राम या पर ml, जो हम नंबर ऑफ सेल्स भी लिख सकते हैं, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट्स भी लिख सकते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी सैंपल के अंदर बैक्टीरिया का नंबर काउंट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। जिस तरह की मेथड हम यूज़ करेंगे उसके मुताबिक ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हमारी जो ये जो टॉप कोर्स है इसमें बैक्टीरियल काउंट है, इसमें बाकी माइक्रोबियल काउंट नहीं है, बैक्टीरिया काउंट है। क्यों करते हैं बैक्टीरियल काउंट या माइक्रोबियल काउंट? इसका पर्पस ये होता है कि हम फूड या फीड के रेफरेंस से अगर बात करें, ह्यूमन साइड पे फूड और एनिमल साइड पे फीड, और अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो एयर की माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी जब हमें असेस करनी हो तो तब हम ये बैक्टीरिया या फंजाई का नंबर काउंट करते हैं। वो जगहें जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह जहाँ पे इंजेक्शन बनते हैं, स्पेशली वो इंजेक्शन जो इंट्रावीनस लगते हैं या फिर आई ड्रॉप्स बनते हैं, इस तरह की जो स्टेराइल चीज़ें होती हैं, वहाँ की जो इन्वायरमेंट है उसका स्टेराइल होना भी ज़रूरी है। तो वहाँ से एयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर देखा जाता है, वहाँ पे जो सरफेसेस होती हैं वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर देखा जाता है। इवन के जो फाइनल प्रोडक्ट आती है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट किए जाते हैं कि हैं या नहीं। अगर हैं फिर तो वो जाकर डिजीज काज करेंगे, फिर तो वो चीज़ हम इंट्रावीनस इंजेक्शन नहीं लगा सकते। अगर उसमें पहले से बैक्टीरिया हैं, ये पहले से फंजाई है, वो तो हमारे ब्लड में जाएगा, डिजीज काज करेगा। इसलिए ये जो काउंटिंग के मेथड्स हैं ये बहुत सारी जगहों पे फूड इंडस्ट्री के अलावा भी परफॉर्म होते हैं। इसमें आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जिसका भी मैंने जिक्र किया, जहाँ पे आपकी मेडिसिन या इंजेक्शन या ऑइंटमेंट्स बनती हैं, इनकी हर चीज़ जो है, इनके इक्विपमेंट्स, इनकी मशीनरी, इसका स्टेराइल होना ज़रूरी है। तो उनकी जब माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी आपने चेक करनी होती है तो तब ये काउंटिंग के मेथड परफॉर्म करते हैं। और अगर जनरल बात करें फूड और फीड के रेफरेंस से, तो हर फूड प्रोडक्ट और हर फीड के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर काउंट कर सकते हैं, क्योंकि WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, शायद इन टर्म से आप वाकिफ हैं, और FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक और ऑर्गेनाइजेशन भी है,
यूरोपियन सोसाइटी फॉर फूड सेफ्टी, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी जो है, सॉरी गलत हो गया, फूड सेफ्टी अथॉरिटी, इसके स्टैंडर्ड्स हैं। उन्होंने हर चीज़ के स्टैंडर्ड सेट किए हैं जो भी हमारे खाने पीने की है, जिनको ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करते हैं या एनिमल भी। ये बताते हैं कि आपकी जो डेयरी की प्रोडक्ट्स हैं या आपकी जो रॉ चीज़ें हैं, आपके फ्रूट्स जो हैं, आपकी जो वेजिटेबल्स हैं, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर इतना होना चाहिए, बैक्टीरिया का नंबर इस रेंज से इस रेंज में होना चाहिए, फंजाई का इस रेंज से इस रेंज में होना चाहिए। जैसे WHO की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि जो मिल्क के रेफरेंस से बात करें, जो मिल्क है इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए, माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी चेक करने के लिए डिफरेंट मेथड हैं, काउंट्स भी करते हैं। तो इसके मुताबिक अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर मिल्क में सेट कर दिया गया, मिल्क के अंदर अगर 30,000 सेल्स हैं, 30,000 अच्छा खासा नंबर है, सेल्स पर ml हैं या इससे कम है, तो फिर वो मिल्क जो है वो एक्सेप्टेबल है। मतलब इतना लोड जो है वो हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम बर्दाश्त कर लेता है, कोई बीमारी नहीं होती, एक्सेप्टेबल है। रॉ मिल्क की बात कर रही हूँ, ठीक है, रॉ मिल्क जिसको हमने किसी प्रोसेस से पास्चराइज ना किया हो, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट ना दी हो या कुछ ना किया, ठीक है, रॉ मिल्क की बात करिए जो डायरेक्टली हम एनिमल से लेते हैं। अगर इससे कम है तो वो बहुत गुड क्वालिटी का है। अगर बैक्टीरिया का नंबर इसमें 30,000 यानी 3 ऐसे लिखते होते हैं, 10 टू रेज पावर 4, ये 4 जो है वो रेज पावर है, ठीक है, उससे बढ़ जाता है तो वो मिल्क जो वो बैड क्वालिटी का है, वो ख़राब हो जाएगा, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो ह्यूमन को डील करती है, उनकी हेल्थ से एसोसिएटेड है। इस तरह FDA है, FAO है, इन्होंने डिफरेंट कमीशन बनाए हुए हैं जो सारे ये स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं, हर चीज़ के स्टैंडर्ड, चाहे वो मीट प्रोडक्ट है, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो रॉ प्रोडक्ट्स हैं, उन सब के स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं। जब हमने किसी भी चीज़ की माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी असेस करनी होती है तो हमने ये देखना होता है कि उसमें बैक्टीरिया का नंबर कितना है, फंजाई का नंबर कितना है, और एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं कॉलीफॉर्म जो फीकल मटेरियल के अंदर होते हैं, ये फीकल कंटामिनेशन के इंडिकेटर होते हैं कि हमारी किसी पानी वगैरह में फीकल मटेरियल या सीवरेज वाटर तो नहीं मिक्स हो रहा। इनका भी नंबर सेट है, स्टैफ का इतना नंबर होना चाहिए, साल्मोनेला की डिटेक्शन करते हैं उसका तो एक भी नहीं होना चाहिए। तो टोटल बैक्टीरिया भी है, फिर डिफरेंट टाइप्स के जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया उनका नंबर भी काउंट कर सकते हैं, मोल्ड और यीस्ट का भी काउंट कर सकते हैं। तो ये क्यों काउंट करते हैं, ताकि हम किसी भी फूड फीड इन्वायरमेंट या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे ज़रूरत है माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी को असेस कर सकें कि माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी उस प्रोडक्ट की, उस जगह की, उस फूड की अच्छी है, बुरी है या नाकाबिले इस्तेमाल है। ठीक हो गया, इसलिए हम बैक्टीरिया का नंबर काउंट करते हैं, बैक्टीरिया का नंबर इसलिए काउंट किया जाता है। अब काउंट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, हमारे जो कोर्स में प्रैक्टिकल में, वो थ्योरी में आपने डिटेल से पढ़े होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर हम काउंट कर सकते हैं, एक तो कॉलोनी फार्मिंग यूनिट्स काउंट कर लें ना, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट्स के लिए हम जो सैंपल है उसको एक घर के ऊपर लगाएं और जितनी भी नंबर ऑफ कॉलोनीज, मैंने आपको बताया था कि जो कॉलोनी होती है मैस ऑफ सेल्स, उसको हम कॉलोनी फार्मिंग यूनिट्स कहते हैं। तो प्लेट के ऊपर जितनी भी कॉलोनी आई है उनको काउंट कर लें और बता दें कि पर ग्राम या पर ml इतने हैं। दूसरा, हम अगर हमारे पास एक स्टेराइल चीज़ हो और एक जो है जिसमें बैक्टीरिया की कंटामिनेशन हो, दोनों की OD वैल्यू ले लें, ठीक है, उस वेवलेंथ में जिसको बैक्टीरियल सेल मैक्सिमम एब्जॉर्ब करें। या फिर आप ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट सैंपल के अंदर नंबर ही काउंट कर लें। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, कुछ डायरेक्ट मेथड्स हैं, कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। हमारे जो कोर्स में है वो 2 मेथड शामिल है, एक तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट, प्रैक्टिकल की बात करें डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट, और दूसरा जो मेथड है वो प्लेट काउंट है, प्लेट काउंट। ये 2 मेथड्स हैं हमारे कोर्स में। आज हमने जो डिस्कस करना है वो है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट। काउंट्स क्या होते हैं, इनका पर्पस क्या है, डिफरेंट मेथड्स हैं, ये हमने डिस्कस किया है। और जो कोर्स में हमारे शामिल हैं प्रैक्टिकल के कोर्स में, थ्योरी में तो आप बड़ी डिटेल से पढ़ते हैं डेफिनेटली, वो 2 हैं, एक डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट, दूसरा जो है वो प्लेट काउंट। तो आज हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट, ये इसकी एडवांटेज हैं। इसका एक एडवांटेज तो ये है कि ये लेस टाइम टेकिंग है, लेस टाइम के अंदर ये हो जाता है, आप विदिन हाफ एन आवर रिजल्ट्स दे सकते हैं कि आपके सैंपल में इतने बैक्टीरिया हैं
कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया है पर ml, ये पर ग्राम ऑफ सैंपल आप बता सकते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान ये है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें लाइव सेल्स भी काउंट हो जाते हैं और प्लस इसमें डेड सेल्स दोनों काउंट होते हैं। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज हैं। एक तो बेनिफिशियल है कि कम टाइम में हो जाए, इससे कि अच्छी क्या बात है, इसमें लेस टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें चीज़ें भी कम चाहिए होती हैं, सिर्फ आपको एक ग्लास स्लाइड चाहिए होती है, मार्कर चाहिए होता है, माइक्रोस्कोप चाहिए होती है और पाइपर चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, बस। इसमें आपको कोई मीडिया बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें लाइव सेल्स भी काउंट हो जाते हैं, डेड सेल्स भी। हो सकता है कि हमारे सैंपल में अगर 100 बैक्टीरिया हैं, उनमें से 50 वैसे ही मुर्दा हालत में हो, जिनका बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, और 50 जिंदा हो, यानी कि अगर बीमारी पैदा कर भी सकें तो 50 हैं और 50 तो मरे हुए हैं। तो हम काउंट 100 कर लें और उसको अनअक्सेप्टेबल, यानी कि उसकी लिमिट बढ़ जाएगी, तो वो उसको नाकाबिले इस्तेमाल वाली कैटेगरी में या बैड वाली कैटेगरी में कैटेगराइज कर दें, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें लाइव तो 50% है। तो ये इस मेथड का ड्रॉबैक है कि इसमें लाइव और डेड दोनों काउंट होते हैं। लेकिन ये लेस टाइम टेकिंग है, इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम होती हैं और ये जल्दी हो जाता है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट। तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हमें आगे चल के चाहिए, तो मैं अभी आपके साथ क्लियर कर देती हूँ। आप ये जो 33 स्टूडेंट्स हैं, आज तो माशाल्लाह पेपर के बाद और भी कम हो गए। पेपर अच्छा हो गया आपका जी बच्चों, पेपर अच्छा हो गया आपका थ्योरी का? यस मैम, अच्छा। वेरी गुड। तो फिर स्टूडेंट्स ने क्लास क्यों नहीं पढ़ी? 33 स्टूडेंट्स ओनली। ओके, चलें, मर्जी उनकी, क्या कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि माइक्रोस्कोपिक फील्ड, एमएफ लिख रही हूँ मैं इसको, माइक्रोस्कोपिक फील्ड अभी आ जाता है आपके चैट बॉक्स में। माइक्रोस्कोपिक फील्ड, अपना चैट बॉक्स ओपन रखिएगा। ये क्या चीज़ होती है माइक्रोस्कोपिक फील्ड? जी, माइक्रोस्कोपिक फील्ड क्या चीज़ है? मैम, स्पेसिमेन का वो एरिया जो हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर स्पेसिमेन ना रखा जाए, अगर मैं स्लाइड निकाल दूँ, सिर्फ माइक्रोस्कोप की लाइट ऑन करूँ, तब हमें ये एरिया नजर आएगा? जी, अगर माइक्रोस्कोप में कोई स्लाइड नहीं रखी जाए, माइक्रोस्कोप को हम जस्ट टर्न ऑन करें, उसकी लाइट ऑन कर दें, लाइट की इंटेंसिटी भी इंक्रीज कर दें और आई पीस के अंदर से देखें, तो क्या हमें माइक्रोस्कोपिक फील्ड नजर आएगी? पता नहीं मैम, कभी ट्राई नहीं किया। कभी ट्राई नहीं किया? बिल्कुल नजर आएगी। जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं, स्पेसिमेन को हम बीच में प्लेस करके स्पेसिमेन देखते हैं। अगर कोई स्पेसिमेन ना हो, नीचे से लाइट जा रही हो, तो लाइट तो नजर आएगी हमें। और नजर कैसे आएगी? जैसे एक टॉर्च ले लो, ठीक है, और टॉर्च को दीवार पे मारें, दूर खड़े होके, बचपन में क्या होगा, आगे हाथ कर दें, हाथ जो है उसका इमेज बनेगा दीवार के ऊपर, ऐसे ही है। अगर पूरे कमरे में अंधेरा कर दें, या कभी लाइट जाती होती थी, बचपन में अक्सर करते होते थे, तो उसके आगे हाथ करते तो हाथ का इमेज बन जाता था दीवार के ऊपर। डिफरेंट शक्लें भी बनाते थे फिर बड़े बहन भाई छोटे मोटे डराने के लिए। लेकिन अगर हाथ हटा दें दरमियान में से, यानी कि स्पेसिमेन रिमूव कर दें, तब तो लाइट नजर आएगी। तब कैसी नजर आती है वो लाइट? एक गोल सा बड़ा सा सर्कल नजर आता है। तो माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम कोई चीज़ भी ना रखें और नीचे से लाइट ऑन कर दें, आपको मैंने पहले प्रैक्टिकल दूसरे में बताया था माइक्रोस्कोप के बारे में, या आपको लेक्चर तब क्लास स्टार्ट नहीं थी, लेक्चर सेंड किए थे कि लाइट नीचे से जा रही होती है, नीचे से। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, बाइनोकुलर ब्राइट फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें लाइट नीचे से जाती है, स्टेज में से गुजरती है। स्टेज में गोल सा अपर्चर होता है जहाँ से लाइट गुजरती है, उसके ऊपर हम स्लाइड रखते थे। लेकिन अभी हम बात करें, स्लाइड नहीं है, उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए हैं, और ऑब्जेक्टिव लेंस की आपने बड़ी तस्वीरें देखी हैं, वो भी गोल हैं, और ऊपर आई पीस है, आई पीस को देखेंगे आप तस्वीरों में देख लें, वो भी गोल है। तो जब आप विदाउट स्पेसिमेन भी माइक्रोस्कोप को ऑन करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो आपको एक ब्राइट सर्कुलर फील्ड नजर आता है। एक जैसे क्रिकेट ग्राउंड में होता गोल सा दायरा, या दूसरे लफ्जों में समझे चौधरी का चांद नजर आता है, या सुपर मून समझ लें कि आपको सुपर मून नजर आता है, चौधरी का चांद चमकता हुआ पूरी फील्ड। चांद में तो शायद वो धब्बे भी है, लेकिन वहां आपको दाग धब्बे नजर नहीं आते। वो जो गोल सा दायरा चमकता हुआ रोशन होता है,
वो जो ब्राइट होता है सर्कल होता है वो ब्राइट फील्ड या माइक्रोस्कोप ब्राइट होती है इस केस में, वो माइक्रोस्कोपिक फील्ड होती है। तो जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो वो एरिया जो हमें नजर आ रहा होता है सर्कल में बड़ा सा, वो माइक्रोस्कोपिक फील्ड होती है। ठीक हो गया। जब हम स्लाइड रख देते हैं तब हमें स्लाइड के ऊपर गोल सफेद सर्कल सा नजर आता है और उसमें अगर सेल्स पड़े हों तो सेल्स नजर आते हैं। लेकिन वो जो सफेद सर्कल सा नजर आता है जिसमें ढेर सारे सेल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक फील्ड है। वो आप स्लाइड रखें या ना रखें, जब भी आप माइक्रोस्कोप को ऑन करेंगे वो माइक्रोस्कोपिक फील्ड आपको नजर आएगी। तो मैंने बताया कि माइक्रोस्कोपिक फील्ड क्या है, सर्कुलर है, गोल है, सर्कुलर है, बिल्कुल गोल है। अभी मुझे बताएं कि अगर आपके पास एक गोल दायरे जैसा चक्कर हो, जैसे क्या हो, चले साइकिल का पहिया हो, बाईसाइकिल यूज़ की होगी, बचपन में चलाई होगी, कुछ बच्चे बड़े होकर भी चलाते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बाईसाइकिल का पहिया है जो उसका व्हील है, आप मुझे उसका एरिया डिटरमिन करके बता सकते हैं? सर्कल का एरिया डिटरमिन करने कैसे करते हैं? सर्कल का एरिया अगर हमने डिटरमिन करना हो, मैम पाई आर स्क्वायर। यस मैम, पहले उसका रेडियस फाइंड कर लेंगे, फिर फॉर्मूले से पाई आर स्क्वायर। एक्सीलेंट, पहले उसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे और बाकी बच्चों ने कहा कि पाई आर स्क्वायर। एक्सीलेंट, तो रेडियस फाइंड आउट करेंगे और फिर हम पाई आर स्क्वायर, अब पाई का साइन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, पाई और आर स्क्वायर, आर स्क्वायर में डाल के हम इसका जो है एरिया निकालेंगे। तो वो तो एक बड़ी चीज़ है, वो तो हम मेजर कर लेंगे इसका रेडियस, कोई वो जो पैमाना लेके। लेकिन अगर हमने माइक्रोस्कोपिक फील्ड का एरिया डिटरमिन करना, पहले तो ये बताएं कि माइक्रोस्कोपिक फील्ड का एरिया डिटरमिन करना पॉसिबल है? यस नो में जस्ट आंसर यस मैम। पॉसिबल है, शाबाश। तो फार्मूला सेम रहेगा। माइक्रोस्कोपिक फील्ड में तो सर्कल में है ना, गोल है। यस मैम। जैसे आपको अगर आपने अपनी स्क्रीन पे देखा हो, मेरे तो यहाँ पे एम आ रहा है, सर्कल है पूरा, तो उसका रेडियस फाइंड आउट किया जा सकता है और एरिया निकालने के लिए सेम फार्मूला यूज किया जा सकता है ना, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो भी सर्कल है। लेकिन अब हमें स्केल कौन सा चाहिए? अब हमें तो रेडियस चाहिए ना माइक्रोस्कोपिक फील्ड का, बाकी तो पाई हमें डिटरमिन है 3.14, वो लगा लेंगे और रेडियस का स्क्वायर लेके हम उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसका रेडियस कैसे निकालें? मैम वो जो आई पीस के ऊपर वो लगाए स्केल जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसके से ऑक्यूलर लेंथ वगैरह जो थे। वेरी गुड, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, एक्सीलेंट। ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की हेल्प से हम माइक्रोस्कोपिक फील्ड का रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस निकालने का कोई दूसरा तरीका है कि हम डायमीटर ले लें, उसको हाफ कर लें, ऐसा भी तो हो सकता है ना? यस मैम। यस मैम। हो सकता है ना, क्योंकि सर्कल के बीच में कोई पॉइंट नहीं लगा होता कि हमें पता चले कि हमने यहाँ तक रेडियस लेना है, तो हम पूरी की पूरी फील्ड का डायमीटर ले लें और उसका फिर रेडियस निकालें। तो उसके लिए हम ऑक्यूलर माइक्रोमीटर यूज करेंगे, जिसके ऊपर मैंने बताया था कि 100 डिवीजन होती हैं, 100 डिवीजन होती हैं ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की, 100 डिवीजन होती हैं। और हर डिवीजन के अंदर डिस्टेंस कितना होता है? डिवीजन के अंदर डिस्टेंस कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर। वो तो स्टेज का नहीं होता, वो तो स्टेज माइक्रोमीटर का नहीं होता था। अच्छा चलें, अब मुझे बताएं कि ऑक्यूलर मैम माइक्रोमीटर, वो ऑक्यूलर का डिफरेंट होता है। ऑक्यूलर का डिफरेंट होता है। तो 100x ऑब्जेक्टिव लेंस पे हमने पहला काम यही करना होता है जो हमने लास्ट टाइम भी किया, तो कैलिब्रेशन करनी होती है ऑक्यूलर लेंस की, जो हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, वो हमने कैलिब्रेशन की हुई है। वो आप मुझे फैक्टर बता सकते हैं कि वो कैलिब्रेशन फैक्टर कितना है? हमने ऑक्यूलर के एक डिवीजन का डिस्टेंस निकाला था। यस मैम 1 माइक्रोमीटर था। अच्छा चलें, वैसे हम ये काम स्टेज माइक्रोमीटर से कर सकते हैं, ऑक्यूलर अगर ना हो स्टेज माइक्रोमीटर से, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक फील्ड का ताल्लुक तो ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ है ना, माइक्रोस्कोपिक फील्ड का ताल्लुक तो ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ है। अगर 100x करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक फील्ड का डायमीटर और होगा, 4x करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक फील्ड का डायमीटर कुछ और होगा, और इसी तरह से 10x करेंगे तो कुछ और था।
तो हम डायरेक्ट स्टेज माइक्रोमीटर ना यूज कर लें जो कि डेफिनेट स्केल है, कि स्टेज माइक्रोमीटर को हम स्टेज के ऊपर रखें यस मैम। और शाबाश आईपीस में से देख लें। और इसकी डिवीजन भी हमें पता है कि एक डिवीजन जो है वो 10 माइक्रोन मीटर की है, ये 0.1 mm की है। तो हम स्टेज माइक्रोमीटर की हेल्प से जो माइक्रोस्कोपिक फील्ड होती है उसका डायमीटर डिटरमिन करते हैं। ये लास्ट टाइम हमने किया था। ये तकरीबन 20 लाइंस जो थी, 20 लाइंस सॉरी डिवीजन जो थी स्टेज माइक्रोमीटर की वो कवर करी थी। 20 डिवीजन्स ऑफ जो स्टेज माइक्रोमीटर था वो पूरी की पूरी माइक्रोस्कोपिक फील्ड को ऑक्यूपाई करा था। जब हमने लेफ्ट से राइट साइड पे काउंट किया तो पूरे के पूरी जो माइक्रोस्कोपिक फील्ड थी उसका डायमीटर उसके अंदर स्टेज की 20 डिवीजन्स थी। तो माइक्रोस्कोपिक फील्ड का डायमीटर कितना हुआ? 20 स्टेज डिवीजन्स। और एक स्टेज डिवीजन कितने माइक्रोन मीटर की है? 10 माइक्रोन मीटर की। तो इसका मतलब है कि जो माइक्रोस्कोपिक फील्ड है 100x के ऊपर उसका डायमीटर है 200 माइक्रोन मीटर। 200 माइक्रोन मीटर है उसका डायमीटर। तो रेडियस कितना होगा? रेडियस कितना होगा? 100 माइक्रोमीटर। 100 माइक्रो 100 माइक्रोन मीटर। ठीक है। अब वो जो माइक्रोस्कोप हमारे उधर पड़ी है वो यूनिफॉर्म है। आप जब भी कभी जाएंगे आपको दोबारा से कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये हमने वंस कैलकुलेट किया था इसलिए मैंने आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो जो माइक्रोस्कोपिक फील्ड है हमारे पास जो ओलंपस की माइक्रोस्कोप्स हैं 100x ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर उसका रेडियस 100 माइक्रोन मीटर है। तो एरिया कितना हुआ एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड का? जी पाई आर स्क्वायर 100 इंटू 100 इंटू 3.14 पाई आर स्क्वायर है ना? 31400 3.14 मल्टीप्लाई 10⁻²। माइक्रोन मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसको वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखेंगे, वैसे लिखेंगे 31400 डबल जीरो ही आएगा और माइक्रोन मीटर स्क्वायर। माइक्रोन मीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर था इसलिए माइक्रोन मीटर स्क्वायर। ये एरिया हमारे पास आ गया। ये एरिया हमने खास मकसद के लिए कैलकुलेट किया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक रूम है और या फिर एक पूरा एक एरिया समझ रहे, एक एरिया है और उसमें 20 मरले हैं। ठीक है। ये इसमें 20 इक्वल सेक्शंस हैं, 20 इक्वल सेक्शन है और हर एक जो सेक्शन है हर एक उसमें 20 घर समझ रहे हैं, 20 मरले हैं और उसमें 20 घर हैं। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, जस्ट आपको एग्जांपल के लिए कि 20 मरले हैं और उसमें हर घर जो है वो एक मरले का है। टोटल कितना एरिया हो गया? वो 20 मरले। और एक घर जो है उसमें उसका एरिया कितना हो गया? 20 मरले। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ हाउसेज या घर उस जगह पे कितने होंगे? टोटल एरिया जो है वो 20। ठीक है। और एक जो हाउस है वो 1 का है। तो टोटल नंबर ऑफ हाउसेज उस जगह पे कितने पॉसिबल हैं? 20। 20। तो अगर इसी को हम छोटे लेवल पे ले जाएं और मैं कहूँ कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको माइक्रोन मीटर में कन्वर्ट करें तो 2 3 4 5 6 7 8 माइक्रोन मीटर स्क्वायर यूनिट सेम करने के लिए। ठीक है। 8 माइक्रोन मीटर का स्क्वायर का एरिया है हमारे पास और एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड का एरिया आपने मुझे बता दिया 31400 माइक्रोन मीटर स्क्वायर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस एरिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड्स कितनी होगी? टोटल एरिया मैंने आपको बता दिया और एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड का एरिया भी बता दिया। अगर स्लाइड के ऊपर हम एक एरिया मार्क कर लें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का या उसको माइक्रोन मीटर में लिखेंगे तो 10⁸ माइक्रोन मीटर स्क्वायर का, तो उसमें कितनी माइक्रोस्कोपिक फील्ड्स होंगी आप मुझे बता सकते हैं? जबकि मैंने आपको एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड यानी एक घर का एरिया बता दिया है। जी बता सकते हैं क्या करेंगे, ये कितनी होंगी? जी आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं?
आई एम मैम वेटिंग। दोबारा बोलिए। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पूरा जो एरिया है वो 20 का है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर का है पहली वाली एग्जांपल में। और एक जो उसमें घर है 1 सेंटीमीटर का है, गुड़िया वाला घर समझ लेते हैं ना, छोटे वाला। 20 सेंटीमीटर का टोटल एरिया है और एक घर जो है उसमें 1 सेंटीमीटर का है, तो टोटल घर कितने होंगे? आपने मुझे बताया 20 होंगे, जो कि बिल्कुल सही आंसर था। अब मैंने दोनों नंबर चेंज कर दिए। 20 को मैंने कह दिया कि 20 की बजाय आप समझें कि 10⁻8 माइक्रोन मीटर है, यानी एक के आगे 8 सिफर लगा दें। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया है ना 1 सेंटीमीटर, अब मैंने कर दिया। और एक जो माइक्रोस्कोपिक फील्ड है वो एरिया मैंने आपको घर बता दिया कि अब जो घर है उसका जो डायमीटर एरिया है वो 31400 है। अब मुझे बताएं कि टोटल घर कितने होंगे? मैम डिवाइड कर लेंगे ना एरिया से उसको, दूसरे वाले टोटल को, एरिया से एक का। एक के एरिया को टोटल एरिया से डिवाइड। एक के एरिया को डिवाइड कर लें। शाबाश शाबाश। तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ वन माइक्रोस्कोपिक फील्ड। सॉरी, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड, हमने टोटल घर ही देखने हैं ना, यस टोटल मैम। नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड यानी कि टोटल घर हमारे। इसमें हम टोटल एरिया को अगर डिवाइड कर लें एरिया ऑफ वन माइक्रोस्कोपिक फील्ड, तो हमारे पास क्या निकल आएगा? टोटल नंबर ऑफ टोटल माइक्रोस्कोपिक, नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक। जो कि किस में है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को माइक्रोन मीटर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड्स निकल आएंगी। ये जरा निकालें कितनी बनती हैं। जी जरा निकालें, ये कितनी बनती है बच्चों? जी अनुषा इम्तियाज बताएगी। 9 जमीला दोबारा से कैलकुलेट करो। जी अनुषा आपने आंसर निकाल लिया? दस के आगे आपने 8 सिफर लगाने हैं और उसको डिवाइड करना है 31400 से। शाबाश मोहम्मद बिलाल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 3184.71, एक्सीलेंट एक्सीलेंट मुक्ताबर, 3184.7, एक्सीलेंट। तो जो बच्चे कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी करते रहे। तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर एरिया हो तो उसमें कितना आएगा? 3184.71, 0.7। ठीक है। ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक फील्ड होंगी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर, ठीक है। हमें पता होगा कि टोटल एरिया हमने कितना लिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसमें एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड का एरिया कितना है ये हमें पता था, ये हमने डिटरमिन कर लिया स्केल की हेल्प से। तो अब हम उस एरिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड निकाल लिए। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट जब हम परफॉर्म करते हैं हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड्स का डिटरमिन करना ज़रूरी है। ये कैलकुलेशंस मैंने आपको इसीलिए पहले करवाई है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप दूर कर सकते हैं। जी अगर समझ आ गया तो हम आगे चलते हैं, क्योंकि आगे वाला प्रोसेस सिंपल है, ये कैलकुलेशंस ही डिफरेंट थी। जी यहाँ तक समझ आ गई है, ये कैलकुलेशन डिफरेंट है, आगे इनका ही सिंपल है एक्सपेरिमेंट पूरा। यस मैम। आपके अलावा 2-4 बच्चे ही बोलते हैं, बाकी तो शायद बात ही नहीं यस करते। मैम। अच्छा आप बात किया करें, पूछना हो तो पूछा करें, पढ़ाई के अलावा भी कोई बात करनी हो, कुछ शेयर करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। गुड, तो चलें जी। अब नेक्स्ट क्या है, जब हम ये सारी कैलकुलेशंस कर लेते हैं, ये हमें वंस करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद जब भी हमारे पास अगर हमारी माइक्रोस्कोप चेंज नहीं होती, हम सेम कैलकुलेशंस को यूज़ करके जैसे ही सैंपल आएगा वो प्रोसीजर करके काउंट के रिजल्ट हैं वो दे देते हैं। ये हमें जस्ट वंस करने की ज़रूरत होती है माइक्रोस्कोप जो हमारे पास है उसके ऊपर, ठीक है। अब हमें टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड पता चल गया। अब हमने प्रैक्टिकली करना क्या है, सपोज आपके पास वाटर सैंपल आता है, ठीक है। अब हम प्रोसीजर के ऊपर आते हैं, करना कैसे है। आपके पास वाटर सैंपल आते हैं तो आपने एक ग्लास स्लाइड लेनी है। ग्लास स्लाइड पहले क्या करना है, ग्लास स्लाइड लेके उसको क्लीन करना है, डीवैक्स करना है। ग्लास स्लाइड को आपने डीवैक्स कर लेना है और उस ग्लास स्लाइड के ऊपर आपने परमानेंट मार्कर से एक एरिया मार्क करना है
जो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो। इस वजह से हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में नंबर ऑफ फील्ड्स काउंट की हैं। स्क्वायर काउंट करना है 1 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड पे 1 सेंटीमीटर, राइट साइड पे 1 सेंटीमीटर, फिर दोनों को जोड़ देना है। जैसे बचपन में हम बॉक्सेस बनाने वाला गेम नहीं खेलते थे, वो जब बॉक्स पूरा हो जाता था, बीच में अगर मेरा नाम एस है तो मैं एस लिख देती थी, फिर बाद में काउंट करके उनकी परसेंटेज निकालते थे, किसने विन किया किसने लूज किया। तो उस तरह का आपने एक बॉक्स बना लेना है स्लाइड के ऊपर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, और स्लाइड को उल्टा कर लेना। जिस साइड पे आपने परमानेंट मार्कर से बनाना है, ये परमानेंट जो मार्कर होता है परमानेंट रोशनाई वाला, उससे आपने 1 सेंटीमीटर का एरिया मार्क कर लेना। ठीक हो गया। स्केल की हेल्प से फुट रख के, जो रूलर है उसको रख के हम एरिया मार्क करेंगे, और जिस साइड पे हमने ये लाइनें लगाई हैं उसकी ऑपोजिट साइड यूज करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब आपने स्लाइड को उल्टा कर लेना है, डीरेक्स आपने दोनों साइड से पहले से कर लेना है। अब आपने क्या करना है, माइक्रो पाइपेट की हेल्प से 10 माइक्रोलीटर वॉल्यूम ऑफ सैंपल, 10 माइक्रोलीटर वॉल्यूम ऑफ सैंपल आपने इस एरिया के बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर देना है। और एरिया की लाइनें आपने स्लाइड की नीचे वाली साइड पे लगाई हुई हैं। जिस साइड पे लाइनें लगाई हैं उस साइड पे आपने वॉल्यूम नहीं डालना, बल्कि ट्रांसपेरेंट है, आपको ऊपर से लाइनें नजर आएंगी। आपने बॉक्स के बिल्कुल 1 सेंटीमीटर के बॉक्स आपने ड्रा किए, उसके सेंटर में अंदर से खाली होना चाहिए, सिर्फ लाइनें लगानी है आपने। ठीक है। 10 माइक्रोलीटर सैंपल जो है वो लोड कर देना है। माइक्रो पाइपेट होती है, मैंने आपको बताया था, जो माइक्रोलीटर्स में वॉल्यूम को मेजर करती है। जिस तरह ग्लास पाइपर्स होती हैं 1 ml या 5 ml या 10 ml की होती हैं, इस तरह माइक्रो पाइपर्स होती हैं। अगर आपने माइक्रो लीटर्स में यानी 1 ml से कम वॉल्यूम में सैंपल लेना हो या लिक्विड लेना हो, तो छोटी सी पाइपट होती है, उसके आगे छोटी सी टिप लगी होती है, आपने पाइपट को सेट करके 10 माइक्रोलीटर बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर देना है। और फिर लूप की हेल्प से आपने स्मीयर बनाना है, लेकिन जो आपने स्मीयर फॉर्मेशन करनी है वो इस एरिया से बाहर ना जाए। आपने स्मीयर, वैसे तो मैं आपको कहती हूँ ना कि सर्कल में बनाना है और जितना उसको स्लाइड के ऊपर फैला सकते हैं फैला दे। इस केस में आपने फैलाना नहीं है। इस केस में आपने 10 माइक्रोलीटर, वो जो आपने डिफाइंड एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, उसके अंदर ही रखना है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है। यूनिफॉर्मली तमाम एरिया जो आपने मार्क किया उसके अंदर अंदर 10 माइक्रोलीटर आपने अच्छी तरह तमाम एरिया के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उसके बाद स्मीयर फॉर्मेशन में क्या करते हैं, एयर ड्राई करना है आपने। उसके बाद हीट फिक्सेशन करनी है। जी साइड पे स्मीयर बनाया उसकी रिवर्स साइड से आपने हीट पास करनी है, स्लाइड को हीट में से गुजारना है। हीट फिक्सेशन के बाद आपने स्टेनिंग करनी है, सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग कैसे करेंगे, जस्ट उस स्मीयर के ऊपर क्रिस्टल वायलेट डालेंगे 1 मिनट के लिए, ठीक है, और उसके बाद उसको रिंस कर लेंगे। ये सिंपल स्टेनिंग होगी। उसके बाद उसको ड्राई करेंगे, ब्लॉट ड्राई करेंगे या एयर ड्राई करेंगे, कोई भी कर सकते हैं। तो हम एयर ड्राई लिखते हैं, ये ज़्यादा बेस्ट है। एयर ड्राई करने के बाद हम उस लाइट को कहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, 100x ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि हमने नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड जो है वो वहीं पे 100x ऑब्जेक्टिव लेंस पे फाइंड आउट करेंगे। तो अब करेंगे क्या, ऑब्जर्वेशंस में अगर उस सैंपल में बैक्टीरिया हैं तो हमें नजर आएंगे, कैसे, पर्पल कलर के और बाकायदा बैक्टीरिया की शेप की आपने बॉडीज काउंट करनी है। इसमें आपको सिर्फ रॉड्स या सिर्फ फोकाई नजर नहीं आएंगे, हो सकते हैं दोनों ही हो, क्योंकि सैंपल इन्वायरमेंट में पड़ा है। अगर उसमें बैक्टीरिया है तो वो कोई भी हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया की शेप या फोकाई या फिर बैसिलाई या फिर स्पाइरल, जिस भी शेप के बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं, आपने वो शेप्स ब्लू कलर की, जो पर्पल कलर की, सिर्फ वही शेप्स हैं वो ऑब्जर्व करनी है और उनको काउंट कर लेना है। पहले एक जगह पे काउंट करना है, एक जगह पे से मुराद एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड में आपने नंबर काउंट कर लेना है। ठीक है, एक जगह पे जब रखेंगे तो एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड होगी ना, वहाँ पे आपने बैक्टीरिया का नंबर काउंट कर लेना है। इस तरह आपने स्टेज को हिला के 5 डिफरेंट जगह पे काउंट परफॉर्म करने हैं, बैक्टीरिया काउंट करने हैं। 5 डिफरेंट जगह कहाँ पे, जहाँ पे आपने स्मीयर बनाया है, और स्मीयर आपने कहाँ पे बनाया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर बनाया है। आपने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से बाहर नहीं जाना। बाहर जाएंगे तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ आपने स्मीयर नहीं बनाया। तो आपने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 5 माइक्रोस्कोपिक फील्ड्स में बैक्टीरिया का नंबर काउंट करना है। 5 माइक्रोस्कोपिक फील्ड से मुराद 5 जगह पे, जगह चेंज करके 5 जगह पे आपने नंबर काउंट करना है। फर्ज करें आपने एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड में काउंट किया तो 2 बैक्टीरिया थे,
दूसरी माइक्रोस्कोपिक फील्ड में काउंट किया तो आपके पास एक बैक्टीरिया आया, तीसरी माइक्रोस्कोपिक फील्ड में आपने काउंट किया तो आपके पास 5 बैक्टीरिया आए, चौथी माइक्रोस्कोपिक फील्ड में आपके पास अगेन 3 आए, और पांचवी माइक्रोस्कोपिक फील्ड में आपके पास आए 4 बैक्टीरिया। ठीक है, अब आपने ये काउंट्स कर लिए, उसके बाद आपने स्लाइड स्टार्ट कर देनी, माइक्रोस्कोप बंद कर देने, बाकी आपकी कैलकुलेशंस हैं। अब आपने रिजल्ट्स देने हैं बैक्टीरियल सेल्स पर ml, क्योंकि आपका लिक्विड है, वाटर सैंपल है, आपने बैक्टीरियल सेल्स पर ml रिजल्ट्स देने हैं। तो इसका मतलब है कि आपने 1 ml के अंदर बैक्टीरिया का नंबर काउंट करना है, और आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि 5 माइक्रोस्कोपिक फील्ड में आपके पास एक में 2 बैक्टीरिया हैं, एक में 1 है, एक में 5 है, एक में 3 है और एक में 4। तो अब हम ये 5 माइक्रोस्कोपिक फील्ड में बैक्टीरिया के नंबर से बैक्टीरियल सेल्स पर ml तक कैसे आएंगे, उसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ेंगी। किस इंफॉर्मेशन को यूज करके, नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को, हर फील्ड के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उनको, जो वॉल्यूम हमने डाला था 10 माइक्रोलीटर उसको, ये 3 इंफॉर्मेशन को यूज करके हम बैक्टीरियल सेल्स पर ml बताने के काबिल हो सकेंगे। तो इनमें से सबसे पहले आपने क्या करना है, एवरेज नंबर ऑफ सेल्स पर माइक्रोस्कोपिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। जी, कैसे करेंगे एवरेज नंबर ऑफ सेल्स पर माइक्रोस्कोपिक फील्ड और कितने आएंगे? एवरेज नंबर ऑफ सेल्स निकालने के लिए हमने 5 फील्ड्स में जितने भी बैक्टीरिया काउंट किए उनको प्लस करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज लेनी है ना। तो एवरेज नंबर ऑफ सेल्स बाय माइक्रोस्कोपिक फील्ड कितने आएंगे, नंबर ऑफ सेल्स फर्स्ट में, नंबर ऑफ सेल्स सेकंड में, नंबर ऑफ सेल्स थर्ड में, नंबर ऑफ सेल्स फोर्थ में और नंबर ऑफ सेल्स फिफ्थ में। इन सबको हम प्लस करेंगे और 5 हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितने हैं, 2 3 6 4 5 11, 11 और 4 15, तो ये आपके पास टोटल 15 है। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, शाबाश, तो 3 आंसर आएगा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 3 नंबर ऑफ सेल्स पर माइक्रोस्कोपिक फील्ड है, 3 सेल्स हैं हमारे पास, बैक्टीरियल सेल्स डेफिनेटली पर माइक्रोस्कोपिक फील्ड। तो अगर हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में नंबर ऑफ सेल्स डिटरमिन करने हों तो ऐसा पॉसिबल है कि हम पर माइक्रोस्कोपिक फील्ड से बता सकें कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितने सेल्स हैं। यस मैम, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज नंबर को। कोई और? जी, कोई और बच्चा? जी, रिदा बतूल, रिदा कि ऐसा पॉसिबल है कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड में 3 सेल्स हैं, तो वो जो टोटल एरिया है जिसके अंदर हमने 10 माइक्रोलीटर वॉल्यूम डाला है, उस एरिया में या उस वॉल्यूम में कितने सेल्स हैं, ये हम बता सकते हैं रिदा? मैम उसके लिए पहले तो टोटल माइक्रोस्कोपिक फील्ड्स भी काउंट करने पड़ेंगे ना। तो बुख्तावर वो हमने कर नहीं लिए मैम, वो मतलब वो 5 ही थे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते? नहीं, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितने थे वो हमने काउंट कैलकुलेट किए ना शुरू में, याद करो। टोटल एरिया को हमने एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड के एरिया से जब डिवाइड किया था 3184, शाबाश। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, नंबर ऑफ सेल्स, यस मैम, ये ठीक मैं है। लिख रही हूँ, ठीक है, चैट बॉक्स में, शाबाश, ये सईदा ने बिल्कुल ठीक लिखा, टोटल फील्ड्स के साथ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो इसका एक फार्मूला है, टोटल सेल्स जब भी लिखो आपने सुना बैक्टीरियल सेल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमने कैलकुलेट करने हैं ना, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसको दूसरे लफ्जों में लिख सकते हैं 10 माइक्रोलीटर, क्योंकि उसके अंदर हमने वॉल्यूम 10 माइक्रोलीटर डाला है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में हमें टोटल सेल्स पता चल जाए तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं ना कि वो 10 माइक्रोलीटर में ही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एवरेज नंबर ऑफ सेल्स जो आए हैं, एवरेज नंबर ऑफ सेल्स इन 1 माइक्रोस्कोपिक फील्ड जो आए हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड के साथ, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड्स जो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में है। तो हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 3, और हमारे पास माइक्रोस्कोपिक फील्ड कितनी आई थी, 3
184.7 समथिंग थी। तो ये आपके पास नंबर ऑफ सेल्स आ जाएंगे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ सेल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ सेल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है कि ये जो सेल्स होंगे आपके पास ये 10 माइक्रोलीटर में होंगे, क्योंकि उस पूरे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपने वॉल्यूम कितना डिस्ट्रीब्यूट किया था, 10 माइक्रोलीटर। और हमने जो रिजल्ट्स देने हैं वो एरिया के रेफरेंस से नहीं देने, वो 1 ml के रेफरेंस से देने हैं, मतलब कि वो वॉल्यूम है। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट में जो स्मीयर बनाते हैं वो मेजर्ड या डिफाइंड वॉल्यूम को लेकर बनाते हैं और डिफाइंड एरिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि हम उस एरिया में विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड, नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड, उस एरिया में नंबर ऑफ सेल्स डिटरमिन कर सके और इनडायरेक्टली उनको लेके जाएं डिफाइंड वॉल्यूम के अंदर जो कि 10 माइक्रोलीटर है। और फिर हम माइक्रोलीटर में वंस हमारे पास किसी भी वॉल्यूम में रिजल्ट आ गए उसको हम 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml किसी में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट में जो स्मीयर बनाते हैं वो एक डिफाइंड वॉल्यूम को लेके बनाते हैं और एक डिफाइंड एरिया के अंदर बनाते हैं। पर्पस क्या होता है, ताकि एरिया में हम वो सेल्स काउंट करें टोटल एरिया में और फिर उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि उस वॉल्यूम में हमने एक पर्टिकुलर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट किया एरिया में। तो वो जो सेल्स आए हैं ये फातिमा ने कैलकुलेशंस की हैं, शाबाश, जमीला ने भी कर ली हैं, 95541 सेल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में लिख सकते हैं ना कि 95541 सेल्स हैं पर 10 माइक्रोलीटर, 10 माइक्रोलीटर ऐसा लिख सकते हैं ना हम। कान को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात एक ही है कि उस जो 1 सेंटीमीटर के एरिया है, सेल्स तो उस वॉल्यूम में थे जो हमने डाला और वो वॉल्यूम कितना था, 10 माइक्रोलीटर। तो उस एरिया में होने का मतलब ये है कि उतने वॉल्यूम में है। तो ये हमारे पास सेल्स पर 10 माइक्रोलीटर निकल आए। तो जब 10 माइक्रोलीटर निकल आए तो हम 1000 माइक्रोलीटर जो कि इक्वलेंट है, इक्वल है, नॉट इक्वलेंट, इक्वल है 1 ml के, उसमें हम आसानी से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं यूनिट मेथड को यूज़ करके। और ये कैलकुलेशंस आप लोग करेंगे जी। आपके पास 10 माइक्रोलीटर में सेल्स हैं 9554, 9554, 9554 सेल्स हैं। ओके, ये कैलकुलेशन में पॉइंट्स की कोई गड़बड़ होगी इसको देख लें, ठीक है। वो शायद का कुछ बच्चों के में हो गया तो उसको देख लें। आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड जो कि हमारे पास निकली थी, कितनी निकली थी, 31847.1, ठीक है। 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 31.8.71, ये हमारी जो माइक्रोस्कोपिक फील्ड्स निकली थी उनके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। वो जितने भी आपके पास सेल्स आते हैं वो पर 10 माइक्रोलीटर होंगे। तो 10 माइक्रोलीटर से हमने उसको 1000 माइक्रोलीटर में कन्वर्ट करना है, यानी उसको 100 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा हमें, ठीक है, 1 ml में निकालने के लिए। तो 1 ml यानी कि 1000 माइक्रोलीटर। तो ये जरा आप कैलकुलेट करें कि 10 माइक्रोलीटर कंटेन्स 10 माइक्रोलीटर वॉल्यूम ऑफ सैंपल, वॉल्यूम ऑफ सैंपल कंटेन्स हाउ मेनी सेल्स, जितने आपने कैलकुलेट किए हैं। 10 माइक्रोलीटर वॉल्यूम ऑफ सैंपल कंटेन्स कितने सेल्स हैं आपके, ये है मेरा ख्याल 9554.1, ठीक हो गया। अब 1 माइक्रोलीटर कंटेन्स, 1 माइक्रोलीटर के लिए हम क्या करते हैं कि जो आपके 9554.1 सेल्स हैं उनको 10 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, ठीक है। अब जितने वॉल्यूम में आप निकालना चाह रहे हैं इसका जो कोई ना कोई आंसर आएगा, तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1000 के साथ। तो 1000 माइक्रोलीटर कंटेन्स ऑफ सैंपल कंटेन्स, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी आंसर आएगा हमारा 9554.1 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आपके पास नंबर ऑफ सेल्स आ जाएंगे पर 1000 माइक्रोलीटर। ओके, 954100, 955 यस मैम, ये ऊपर पॉइंट नहीं है, 95541 है। ओके, ठीक हो गया। 4941 और 00 सेल्स आ गए आपके पास पर ml। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 9.512345 इंटू 10⁻6 सेल्स पर ml। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 9.5
इंटू 10⁻⁶ सेल्स पर ml। तो अगर इसको देखा जाए तो ये तो बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक वाटर के अंदर मेरा ख्याल है कि 10⁻³ तक होते हैं। 10⁻³ बैक्टीरिया हों तो उसको एक्सेप्टेबल समझा जाता है, जहाँ तक मुझे स्टैंडर्ड याद है। एग्जैक्ट स्टैंडर्ड नहीं याद, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हैं तो याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन इतने हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा उसके 1 मिलियन सेल्स, 1 मिलियन अगर बैक्टीरिया हों तो इन्फेक्शन स्टार्ट कर देते हैं वो। तो ये अनएक्सेप्टेबल, इस हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन के मुताबिक हमारा जो वाटर सैंपल है वो अनएक्सेप्टेबल या बैड की कैटेगरी में आता है कि वो बहुत गंदा है, पीने के काबिल नहीं है। ठीक है, तो ये एक मेथड है जिससे हम बैक्टीरिया का नंबर काउंट कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको कह रही हूँ कि हमारे पास हैं एवरेज नंबर ऑफ सेल्स। मैं देखूंगी आपको समझ लगी। एवरेज नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो 10 है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फील्ड्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास हैं उतनी जितनी कि आपने पहले डिटरमिन किए थी, 184.71। अब मुझे नंबर ऑफ सेल्स पर ml कैलकुलेट करके बताएं। नंबर ऑफ सेल्स कैलकुलेट करके बताएं। माइक्रोस्कोपिक फील्ड्स आपने कैलकुलेट की हुई हैं, वो एक्चुअल वाली वैल्यू, और एवरेज नंबर ऑफ सेल्स 10 है, तो इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड से, वो आपके पास नंबर ऑफ सेल्स होंगे पर 10 माइक्रोलीटर। ठीक है, फिर आप उसको यूनिट मेथड से 1000 माइक्रोलीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, ये कैलकुलेशंस करें ज़रा, मैं वेट करें। 33 रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। अभी जितने बच्चे हैं वो ज़रा अपनी अपनी कॉपी पेंसिल पे कैलकुलेशंस करें और चैट बॉक्स में करते जाएं स्प्लिट, मैं देख रही हूँ। जी, मेरा ख्याल है हार्डली 2 मिनट्स, 2 मिनट्स भी शायद ज़्यादा हैं, 2 to 3 मिनट्स लगने चाहिए इस कैलकुलेशन को। 31847110 फातिमा नवाज, वेरी गुड। साइंटिफिक नोटेशन में लिखो इसको भी, वेरी गुड फातिमा। 2 3 4 5 6, ओहो ये भी ज़्यादा ही है ना। इस कैलकुलेशन के मुताबिक भी सैंपल जो है वो बैड है। वेरी गुड फातिमा, एक्सीलेंट। जी, ज़ुबैदा, हफ्सा, फातिमा दोबारा लिखती है, ठीक हो गया, गुड। तहरीन, सैयदा, एक्सीलेंट। सैयदा मरियम, ज़बीबा अरशाद। ज़बीबा मैंने नाम सही प्रोनाउंस किया आपका? ज़बीबा। अनुषा इम्तियाज, वेरी गुड गुड। ज़बीबा अच्छा नाम है। वजीहा, एक्सीलेंट, गुड वजीहा। आयशा एहसन, सुबह नहीं, गुड। उसवा ईशा, ठीक है भाई। साइंटिफिक ईशा और उसवा साइंटिफिक नोटेशन में लिखो फातिमा, सही, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। मतलब कि आपको समझ आ गई है। जोहा सलीम, वेरी गुड। नाइबा सरफराज, साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। मुस्कान विवेक, ठीक हो गया, गुड। अंसा आसिम, एक्सीलेंट, वेरी गुड। खतीजतुल जोहरा, आपने कैलकुलेशंस नहीं की? बुक टावर, वेरी गुड। माहम बट, महम का भी आंसर नहीं आया ना। हुरमत का भी आंसर नहीं आया। फरासा का भी नहीं आया। फिजा खालिद का भी नहीं आया। माहम बट, जो हसीन सकीबा का भी आ गया, ठीक होगा।
जी, जिन बच्चों ने नहीं किया वो भी कोशिश करें। मैंने कर दिया था। ओके, गुड गुड हफ्सा, वैसे ही आपका नाम लिया था आपने। शुरू वाले 2-3 बच्चों ने किया था, मुझे याद है। ओके, रिमशा इत्तफाक, वेरी गुड। चलिए जी, मेरा ख्याल है कि समझ आ गई है बच्चों को। जो कर रहे हैं वो कैलकुलेशन जो करके चैट बॉक्स में डाल दें। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आई हो, कुछ डिस्कस करना हो, कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो, इतनी सारी बातें कह दी, पूछ सकते हैं आप। अच्छा जी, नहीं पूछना, चलें ठीक है। अब आपने ऐसा करना है, आज की इस वीक की जो असाइनमेंट है, दूध सारे पीते होंगे, ठीक है? कुछ पीते होंगे मैम, जिससे जबरदस्ती। हाँ जी। मैम जो जी हमने जी। स्टार्ट में कैलकुलेशन की थी, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोफील्ड्स, हाँ हाँ। माइक्रोस्कोपी फील्ड फाइंड किए थे मैम। हाँ हमने जी। जो वो स्टेज माइक्रोमीटर से हमने वो एक एक माइक्रोस्कोपी फील्ड का एरिया फाइंड किया था ना। उससे हमने बिल्कुल, हाँ, हमें तो किसी भी जगह पे नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड का एरिया मालूम करना ज़रूरी है, ठीक है? एक घर का रकबा ओके मैम। पता होगा, फिर ही टोटल रकबे में बता सकेंगे ना कितने ओके घर हैं। जैसे हमने कहा था कि ओके, 20 और मरले हैं, तो ठीक है। एक मरले का घर है तो 20 घर, ठीक है? तो तो वो एक टोटल एरिया तो माइक्रोस्कोपिक हमें, फील्ड का, हाँ, टोटल एरिया वो डिफाइंड है, वो हमें पहले से पता है कि हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके का ही ड्रा करना है, ठीक है? तो ठीक है, वो जो एक हमने खुद ड्रॉ माइक्रोस्कोपिक, करना है। हाँ, वो खुद ड्रा करना है। और जो एक ओके। माइक्रोस्कोपिक फील्ड का एरिया है, वो चूंकि मैग्निफिकेशन के लिहाज से चेंज होता है ना, तो हमने यस मैम। एटलीस्ट एक दफ़ा जब हम माइक्रोस्कोप खरीदें, तो हमें 100x पे अगर काउंट करें तो उसका एक दफ़ा एरिया डिटरमाइन करना ज़रूरी है। बाकी तो वो चेंज नहीं ना होगा, वो तो एक ही दफ़ा रहेगा। घर हमारा छोटा बड़ा तो नहीं होता रहता कि सुबह उठे तो बड़ा हो गया, यस मैम। रात को फिर छोटा हो गया। तो उसका एक दफ़ा करना ज़रूरी यस है, तो मैम। उसके लिए हमें उसका रेडियस चाहिए। अब क्योंकि माइक्रोस्कोपिक फील्ड में कोई सेंटर पॉइंट तो नहीं लगा होता कि इसका सेंटर है, लगा हो तो हम रेडियस निकाल लें, तो हम डायमीटर ही ले लेते हैं, क्योंकि ऐसी कोई उसमें पॉइंट नहीं है कि ये इसका बिल्कुल सेंटर है। तो डायमीटर से रेडियस, रेडियस से उसका एरिया, वंस हमारे पास एरिया आ गया, तो वो जो 1 सेंटीमीटर है वो हमारा डिसाइडेड होता है, ठीक है? वो हम 2 सेंटीमीटर भी ओके लगा मैम। सकते हैं, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इसका, उसमें 1 सेंटीमीटर का ही है, वो हमारा खुद से होता है डिटरमाइन। तो टोटल एरिया भी पता ओके होता है, मैम। इसका हम निकाल लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड जो हैं, टोटल एरिया को एरिया ऑफ 1 माइक्रोस्कोपिक फील्ड से डिवाइड करके निकाल लेते हैं। ऐसे ही था यस मैम, ठीक है। जी बच्चों। और कुछ बच्चों के नाम मुझे याद हो गए हैं, क्योंकि वो बच्चे क्वेश्चन करते हैं। मुख्तावर हैं, और फातिमा नवाज हैं, और तुबा का नाम याद है, अफीफ़ा का नाम याद है क्योंकि ये सिया है क्लास की। और हाँ, लड़के का नाम भी याद है, मोहम्मद बिलाल, क्योंकि उसने बताया था कि वो एक ही है। और जमीला का नाम भी याद है। आज कुछ और बच्चों के नाम भी याद हो रहे हैं, जैसे ज़बीबा है, हुरमत है, तहरीम। फातिमा का नाम भी याद है क्योंकि ये अक्सर कभी ज्वाइन करती है, कभी लेफ्ट कर रही होती है, इंटरनेट का इशू रहता है। तो बाकी बच्चे आज आज ज़्यादा नाम मेरे सामने हैं। इसी तरह अगर आप क्लास में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो सबके नाम याद हो जाएंगे, और कल को जब आप यूनिवर्सिटी आएंगे तो कभी ना कभी मिलेंगे। सेमेस्टर ख़त्म भी हो गया, ज़बीबा का भी याद है जी। तो आके मैम हम बताना कि सुन रहे हैं मैं, कि 15 जुलाई से यूनिट ओपन हो रही है। तो ये डिपेंड करता है कोरोना पे, कि अगर वो ख़त्म हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, तो फिर चांसेस हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एसओपीज़ को मैम फॉलो करना मुश्किल है। और कुछ बच्चे ऐसी जगहों पे भी हैं जो इलाके सील हैं, जैसे ये हमारी यूनिवर्सिटी के पास ही जो एरिया संत नगर या इस्लामपुर है जिसको कहते हैं, वहाँ से भी कुछ बच्चे आते हैं। तो सिंगापुर मैम ये में जो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी एसओपीज फॉलो करके ओपन कर देंगे। कर दें, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? सिंगापुर यूनिवर्सिटी है, उसने कोई लॉगरिदम लगा के कैलकुलेशंस की थी, तो वो कुछ फार्मूले वगैरह होते हैं सॉफ्टवेयर से। उन्होंने कहा था कि जून के एंड तक पाकिस्तान में 90% कंट्रोल हो जाएगा ना, वो टोटल पॉपुलेशन और फिर जिस परसेंटेज से केसेस आ रहे होते हैं उनके मुताबिक वो कैलकुलेशंस करते हैं, लेकिन वो भी 100% अथेंटिक नहीं होता। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है, वैसे भी पिछले 3-4 दिन से सुना है कि 45% केसेस में रिडक्शन हुई है। अब वो पता नहीं केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे या सच में रिडक्शन हुई है।
तो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, लेकिन चूँकि ये तो पहले का डिसीजन है ना कि 15 जुलाई तक, तो 23 जुलाई को मेरा ख्याल उन्होंने कोई मीटिंग करनी थी, उसके बाद सुबह ने अपने को डिसीजन भेजना था। तो ओपन हो जाए, इससे अच्छी क्या बात होती है, हम SOPs को फॉलो करते ही कुछ ना कुछ लेबॉर्ट्री के अंदर लर्न कर लेंगे। तो जब भी आप आएंगे, अगर आपके नाम याद हुए तो मुझे याद रहेगा, हाँ जी ये फातिमा नवाज़ आई हैं। बिलाल तो नहीं आएगा क्योंकि मैडमों के पास अक्सर बच्चे नहीं आते, डरते होते हैं। जब मैं ज़बीबा हूँ, मैं रिमशा हूँ, मुझे जाके बताएगा तो मुझे बच्चों के नाम याद रहते हैं। लेकिन कब याद होंगे, जब आप क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे पता चलेगा कि ये बच्चा जो क्वेश्चन पूछता है, पूछने से मुराद ये होता है कि आप क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस में ख़ास तौर पे, क्योंकि ऐसे बाद दफ़ा ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही बोले जा रही हूँ और आगे सुनने वाले सुन नहीं रहे, क्योंकि पहली दफ़ा हम ये इस तरह के एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इसमें भी मज़ा तो खैर पढ़ाने में, जिसको पढ़ाने में मज़ा आता हो, पढ़ने में मज़ा आता हो, तो मोड ऑफ टीचिंग कोई भी हो उसको मज़ा ही आता है। वीडियो मीटिंग करेंगे, चलें ठीक है जी, हम एक दिन वीडियो मीटिंग कर लेते हैं, सुबह की बात मान लेते हैं, हम एक दिन वीडियो मीटिंग कर लेते हैं, तो उस दिन फिर हमें मुँह धोना पड़ेगा, ऐसे ही है ना, अच्छी तरह यस मुँह धो मैम। के करना पड़ेगा, वरना जिस तरह के भी हुलिये में हो, घर में बंदा रफ हुलिये में रहता है, मेकअप भी करना पड़ेगा बिल्कुल, तो बैठ सकते हैं। चलें जी, एक दिन हम वीडियो सेमेस्टर ख़त्म होने से पहले वीडियो क्लास ज़रूर करेंगे, लेकिन एक शर्त पे कि इंटरनेट कहीं स्लो होता है, कहीं स्पीड से होता है, तो बाज़ दफ़ा बंदा खोलने के लिए मुंह खोलता है तो वो स्टूडेंट्स के सामने मुंह खुला ही रह जाता है, तो आपने उसको स्नैपशॉट करके तो उसकी जो मीम्स हैं वो बना के शेयर नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो चुका है। तो एनी हाउ ऐसा कर भी लेंगे तो स्टूडेंट्स इंजॉय करने के लिए करते हैं टीचर्स को, तो टीचर्स भी इसको इंजॉय करते हैं। तो एक दिन आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियो कर लेंगे सेमेस्टर में, ठीक है। और एक दिन आपका मैंने क्विज़ भी लेना है और वो क्विज़ ऑरल होगा, तो उसी दिन फिर कर लेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट वीक की जो पहली क्लास होगी, बल्कि हमारा कोर्स ख़त्म होने वाला है, नेक्स्ट वीक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो वीक होगा लास्ट वाला या सेकेंड लास्ट वाला, उसमें आपका मैं एक क्विज़ भी लूँगी, तो उसी में हम वीडियो मीटिंग कर लेंगे। तो हर बच्चे को मैं कहूँगी कि वो ऑनलाइन हो, ऑनलाइन है तो अपनी वो वीडियो ऑन करें और फेस टू फेस हम आंसर क्वेश्चन सेशन भी कर लेंगे। और इसको बिल्कुल सर पे नहीं सवार कर लेना कि हमारा वाइवा होने लगा है, ठीक है, बड़ा रिलैक्स रह के, ऐसे ही जैसे मैं अभी बातें कर रही हूँ, जैसे अभी क्वेश्चन करी थी आपसे स्टार्ट में, बिल्कुल वैसे ही पूछूंगी। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आया है तो उससे भी आपने खौफजदा नहीं होना, या ये नहीं कह देना कि हाय हमारे नंबर कट गए, क्योंकि इसमें आपकी CGPA में ऐड नहीं होना ये नंबर, आपने पास या फेल होना है। तो 40% है, जिसके 40% से ऊपर है वो पास है, जिसके कम है वो फेल है। तो 40% तो इंशाल्लाह 40% से ज़्यादा ही आएंगे, क्योंकि जिस सेमेस्टर में भी लड़कियां हों वो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली होती हैं, वो जो सेशंस होते हैं, जो डिग्रीज होती हैं जिनमें लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा CGPA होती है। मेरा ख्याल है कि आप में अक्सर बच्चों की 4/4 होगी, कुछ की 3.98 होगी, कुछ की 3.95 होगी, तो इस तरह है। ये क्या चल रहा है 12:55? नहीं मैम, हमारे ओके ओके ओके, तो मैंने जस्ट स्टूडेंट्स के रेफरेंस से कहा था, हर स्टूडेंट्स की कैटेगरी में नहीं आता, वो स्टूडेंट के लिए जो टिपिकल होते हैं ना, शरारती स्टूडेंट्स होते हैं, तो जिस क्लास में बच्चियां हों वहाँ पे इस तरह की शरारतें कम होती हैं। और आपसे पहले भी जो न्यूट्रिशन का एक सेशन आया था, उन्होंने सर आफ्ताब से पढ़ा था, और प्रैक्टिकल शायद सर सुहेल ने करवाया था, उसमें भी सारी बच्चियाँ थी, तो वो भी बड़ी शराफत से बैठी होती थी बस, तो पता ही नहीं चलता था कि ये न्यूट्रिशन के ही बच्चे हैं। तो जिस क्लास में बच्चियाँ हों तो वहाँ पे इस तरह की शरारतें कम होती हैं। हाँ, अच्छी अच्छी सोफिस्टिकेटेड किस्म की शरारतें आप लोग कर सकते हैं, और ये आप लोगों का हक होता है, ठीक है। हाँ, चीटे होने चाहिए, मैं खुद चीटा थी, ठीक है, तो मैंने भी टॉप किया था, मैं भी पढ़ने वाली थी पढ़ाकू, तो पढ़ाई जो है पढ़ना भी अच्छी है, तो पढ़ने के टाइम पढ़ना चाहिए, लेकिन शरारतें भी करनी चाहिए, मैं भी बहुत शरारती थी, लोग मेरे से पनाह मांगते थे। चलें बच्चों, कोई क्वेश्चन नहीं है तो असाइनमेंट देने लगी थी मैं आपको। मिल्क से स्टार्ट किया था मैंने, मिल्क पीते होंगे या ज़बरदस्ती पिलाया जाता होगा। मिल्क की क्वालिटी टेस्टिंग के कुछ टेस्ट हैं जो शायद आप लोग करते हैं, ये आप लोगों ने मुझे बताने हैं, सिर्फ उनके नाम लिखिए, थोड़ा बहुत अपने उसके लिए पढ़ लेना। फिर कौन से टेस्ट हैं जो बैक्टीरिया का लोड फाइंड आउट करने के लिए, बैक्टीरियल लोड के लिए होते हैं। और मिल्क में एक और भी चीज़ बड़ी देखी जाती है, शायद आप इस दफा से वाकिफ हैं, माइकोटॉक्सिन M1,
ये मिल्क की क्वालिटी में एफ्लाटॉक्सिन M1 चेक की जाती है और साथ में बैक्टीरियल लोड। इसके लिए 2-3 टेस्ट हैं। ये जब आप न्यूट्रिशन की रेफरेंस से कोई चैप्टर हो तो उसमें भी इनका जिक्र होगा खास तौर पे। तो उन टेस्ट के मुझे आपने नाम बताने हैं। 2 टेस्ट हैं बैक्टीरियल लोड के लिए और माइकोटॉक्सिन्स के लिए। तो कैसे ये माइकोटॉक्सिन चेक करते हैं और किन 2 मेथड से बैक्टीरियल लोड जो है वो चेक करते हैं। जिस तरह मिल्क में फैट डिटरमिन कर लेते हैं, मिल्क में प्रोटीन डिटरमिन कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल चेक कर लेते हैं, अडल्ट्रेशन आप लोग चेक कर लेते होंगे, उसी तरह मिल्क के अंदर ये जो कंटेमिनेंट्स हैं इनका भी लोड चेक कर लेते हैं। एक तो हमने आज मेथड पढ़ा है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट का, एक अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा भी कोई मेथड है, ठीक है, वो आपने मेथड्स के नाम बताने हैं मुझे, बल्कि इन तीनों मेथड्स के, बैक्टीरियल लोड के 2 मेथड और एक माइकोटॉक्सिन्स का टेक्निक है, वो आपने मुझे बतानी है कि कौन सी है। ठीक हो गया, ये आपकी असाइनमेंट है और असाइनमेंट बनानी आपने वैसे ही है, एक पेज पे लिखेंगे, आपका मेरे ख्याल आधे से भी कम पेज लगेगा इसके ऊपर, अपने GR और CR को भेजेंगे, वो एक फाइल बना के जैसे पहले करते हैं तो गौरव को मुझे सेंड करते हैं। ठीक हो गया बच्चों, चलो ये आपकी इस वीक की असाइनमेंट है, तो ये आपने इस वीक में करनी है, अगले वीक की क्लास से पहले तक मेरे पास आ जाए जैसे आप पहले करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।